Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study microbial mechanisms of pathogenesis. As the name indicates, in this lecture we will study how pathogenesis occur, यानी जितने भी इसके मैकेनिज्म होंगे जिसकी वजह से पैथोजेनेसिस होती है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज होती है, वो हम पढ़ेंगे। और क्योंकि आपका माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है तो इसमें आप सिर्फ माइक्रोब्स की डिजीजेस पढ़ेंगे। जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, जितने भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ आप उसकी डिजीजेस पढ़ेंगे। जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है या पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं। एक्चुअली दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। आपको पता है काफ़ी जो हमारे साइंटिफिक वर्ड है वो लैटिन से डिराइव है या ग्रीक से डिराइव्ड है, बिकॉज बुक्स उस वक्त ग्रीक लैंग्वेज में थी या लैटिन लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुई बाद में इंग्लिश में। तो पैथोस का मतलब ग्रीक में है डिजीज और जेनेसिस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्रिएशन। सो पैथोजेनेसिस मीन्स क्रिएशन ऑफ डिजीज, हाउ डिजीज is created. Pathogenesis means step-by-step development of a disease. The chain of events leading to that disease due to a series of changes in the structure and function of a cell, tissue or organ. So whenever a disease happens, it develops step by step. सबसे पहले क्या होता है, इन कोई भी माइक्रोब अटैच करता है, फिर इन्वेजन होती है, सेल में एंटर होता है, जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या वो टिश्यू चेंज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस लिवर को अगर कोई वायरस डैमेज करता है तो लिवर की मॉर्फोलॉजी, लिवर की शेप चेंज हो जाती है, इसी तरह उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अ माइक्रोब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू और ऑर्गन चेंजेस बाय द रिजल्ट ऑफ microbial attack. And pathogenesis is caused by a microbial, chemical और physical agent. तो ये कोई भी डिजीज है या तो वो माइक्रोब से हो सकती है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फिर या कोई केमिकल एजेंट, जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंसर डिजीज हो जाती है। सो देयर आर मैनी एजेंट्स विच कैन कॉज डिजीज, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स, केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट कौन सा होगा जिससे डिजीज कॉज होती है, अपने माइंड में सोचें। ऐसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से कोई स्किन डैमेज हो गई है, तो ये भी एक डिजीज है और इसका जो फैक्टर है वो फिजिकल फैक्टर है। सिमिलरली केमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे डिजीज होती है और कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो भी डिजीज कॉज करते हैं। Pathogenicity is actually the ability to cause disease. And there is another term which is known as virulence. आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि ये बैक्टीरिया विरुलेंट है या ये स्ट्रेन विरुलेंट है। तो विरुलेंट किस तरीके से पैथोजेनिसिटी से डिफरेंट है। विरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कि कितनी ज़्यादा डिजीज कोई माइक्रोब कॉज कर सकता है। कुछ स्ट्रेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकाई की कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि कम डिजीज कॉज करती है। उनकी जो डिजीज होती है वो इन्फेक्शन होती है, थ्रॉट इन्फेक्शन होती है, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स होती हैं वो स्टमक अपसेट करती हैं, स्टमक की डिजीज कॉज करती हैं। तो इस तरीके से उनकी जो विरुलेंस है या उनकी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ स्ट्रेन्स की पैथोजेनिसिटी कम होती है, इट मीन्स उनकी विरुलेंस कम है। कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जिनकी पैथोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मतलब है कि वो ज़्यादा विरुलेंट है। Many properties that determine a microbe's pathogenicity of a virulence are unclear or unknown. So till this date, there are, if you say 100 of factors, we only know 50% factors we know, but rest of the factors are unknown. So the research is still going on in these areas, how a bacteria, how a virus cause disease. But when a microbe overpowers the host defense, disease results. So आप लोगों को एक नेचुरल वे में देखिए तो नॉर्मल पर्सन को डिजीज नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी में नेचुरल डिफेंस है। होस्ट किसको कह रहे हैं, जिसमें कोई भी माइक्रोब जो है वो ग्रो करता है। तो होस्ट, अगर ह्यूमन होस्ट की बात करें तो ह्यूमन्स को डिजीज नहीं होती उस वक्त तक जबकि उसका होस्ट डिफेंस
एक्टिव होता है, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इन्वेड कर जाते हैं बॉडी में, तो डिजीज़ जो है वो होती है। अब बैक्टीरिया, वायरसेस या बाकी माइक्रोब्स किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, और फिर हमारी बॉडी के कौन से होस्ट डिफेंस हैं जो कि इनको काउंटर एक्ट करते हैं, या इन इन जो बैक्टीरिया का जो डिजीज़ कॉजिंग मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से रेगुलेट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया 3 तरीके से ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकता है। वन इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन, अदर इज़ स्किन, एंड थर्ड वन इज़ पेरेंटल। अब आपने अगर होस्ट डिफेंस में थोड़े से पढ़े हों, अगर आपको याद हो, तो होस्ट डिफेंस में सबसे पहले हमारी स्किन एक बैरियर है, डिफेंस बैरियर, बिकॉज स्किन इज मेड ऑफ कैरेटिन, कैरेटिन प्रोटीन, और इसमें से इजीली जो है बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किन के ऊपर कोई इंजरी है, तो उससे बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। दूसरा होस्ट डिफेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस क्या होती है? माउथ में है, नेजल एरिया में है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है। जो म्यूकस है इसका फंक्शन है कि ये कंटिन्यूसली बैक्टीरिया वायरसेस को वॉश आउट करते रहते हैं। फिर इसके पास पेरेंटल में पढ़ेंगे उस डिटेल में। अभी जो मैंने आपको बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, जहाँ से आप ब्रीदिंग पाइप भी इसको कहते हैं। इसके अलावा स्टिकी म्यूकस सिक्रीशन जो कि नेजल भी होती है, माउथ में भी होती है। म्यूकोपोलीसैकेराइड, ये भी सिक्रीशंस हैं जो कि बॉडी सिक्रीट करती है। कफ रिफ्लेक्स, फॉर एग्जांपल इफ यू इंजेस्ट एनी impurity, any dust, your natural reflex is coughing. कफिंग का मतलब क्या है कि उससे या स्नीजिंग होती है, उससे या जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ थ्रो करती है बॉडी। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। जब भी एयर से कोई पार्टिकल आपकी सांस के जरिए या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाइप के जरिए एंटर होने की कोशिश करता है, तो या तो कफिंग हो जाएगी या स्नीजिंग हो जाएगी, तो वो इससे बॉडी प्रोटेक्ट करती है अपने आप। और फिर फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, आपको पता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? दे किल द माइक्रोब्स। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू नेचुरली हमारी बॉडी जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इन इन जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, इनको बैक्टीरिया सम टाइम अटैक करता है और इनको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज होती है। Now, what are those common diseases which occur through respiratory tract? सबसे पहले तो एक डिजीज आजकल बहुत है, कोरोना, that also enters through respiratory tract. So जब भी एयर में कोई पार्टिकल होगा, वो जब भी ब्रीदिंग के जरिए एंटर होगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। और इसमें जो हमारे पास कॉमन डिजीजेस हैं, एक है कॉमन कोल्ड, फ्लू, जैसे विंटर्स में कुछ लोगों को फ्लू हो जाता है। फिर टीबी की एक डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये फ्लू, और कॉमन कोल्ड ये वायरल डिजीजेस है। सही। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगेन दैट बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वुपिंग कॉफ अगेन एक डिजीज़ है, वो भी सांस के जरिए होती है। निमोनिया, मीजल्स, स्ट्रेप थ्रॉट, ये जैसे स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, थ्रॉट की इन्फेक्शन है। और डिफ्थेरिया, ये भी एक डिजीज़ है जिसकी वजह से बैक्टीरियल डिजीज़ है डिफ्थेरिया भी। मीजल्स, स्ट्रेप्टोथोरॉट, ये सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिनकी जो ये बैक्टीरिया किस तरीके से एंटर होते हैं बॉडी में? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक और डिजीज है टेटनस की, और टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो एंटर होता है थ्रू स्किन। सो आप लोगों ने ये याद रखना है कि कौन से माइक्रोब्स की का एंट्री बॉडी में कैसे है, थ्रू इंजेक्शन है, या थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या स्किन के थ्रू है, या ब्लड के थ्रू है। सो हर डिजीज का जो बैक्टीरिया है उसका अपना मैकेनिज्म है बॉडी में एंटर होने का। अच्छा, हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की, और यहाँ पे देखें कि म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। ये एक डायग्राम दिखाई है जिसमें से पहले तो आपने पीछे ये पहले तो आपने पढ़ी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, ठीक है। दूसरी आपके पास होती है कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि जब आप खाना खाते हैं तो उस वक्त जो ये हमारा
इस पाइप के ज़रिए के ज़रिए जो है फूड एंटर होता है स्टमक में. अगेन दिस gastrointestinal tract is lined by mucous membrane. Microbes gain entry through contaminated food and water or finger or hand. For so यहाँ पे जो रूट ऑफ एंट्री है माइक्रोब्स का वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए नहीं है, वो जब आप कोई चीज़ खाते हैं उसके ज़रिए डिजीज होते हैं. फॉर एग्जांपल कंटामिनेटेड फूड है या आप कोई कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या फिर आप अगर आप गंदे हाथ आपके मुंह पे लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है. जी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिक्र ना करें. अच्छा जी, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जरिए भी डिजीज कॉज होती हैं. होस्ट माइक्रोब्स दैट एंटर थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय HCl. सो HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, pH लो होती है, कुछ माइक्रोब्स इस pH में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दिस इज अनदर host defense mechanism by which any of the foreign particles which enters through the body through food or water is destroyed by HCl. And beside HCl there are many enzymes. आपने पढ़े होंगे ट्रिप्सिन है, टप्सिनोजिन है, ये सारे जो हैं इनके ज़रिए जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये आप सब लोगों को इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो आपने ये चीज़ें दो याद रखनी है बिकॉज हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं. इसमें से आपने हर बैक्टीरिया की या हर माइक्रोब का रूट ऑफ एंट्री याद रखनी है कि वो किस चीज़ के ज़रिए एंटर होता है बॉडी में. और फॉर एग्जांपल दो अभी आपने पढ़े हैं, एक आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा है. कई डिजीजेज हैं जो कि ब्रीदिंग के थ्रू या एयर के थ्रू कॉज होती हैं या वो बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए एंटर होते हैं बॉडी में. नेक्स्ट जो भी आपने पढ़ा दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और बहुत सारी डिजीज हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी डिजीज, फूड पॉइजनिंग हो जाती है. कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगर फूड में प्रेजेंट है और वो आप इंजेस्ट कर लेते हैं तो उससे डिजीज कॉज हो सकती है. सो ये भी आपने याद रखना है. और जो HCl और एंजाइम्स है स्टमक के, ये होस्ट मैकेनिज्म है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है. अगर हम होस्ट की बात करें तो यहाँ ह्यूमन होस्ट की बात हम कर रहे हैं. कॉमन डिजीजेस कॉन्ट्रैक्टेड बाय GI ट्रैक्ट. साल्मोनेलोसिस है, साल्मोनेला स्पीशीज के जरिए होता है. शिजोलासिस है, ये भी एक डिजीज है. कॉलरा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज, विब्रियो कॉलरा, ये भी होती है डाइजेशन के थ्रू, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू डिजीज होती है. अल्सर्स है, अल्सर्स क्या होते हैं कि स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, कुछ बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देते हैं. वो हैं फॉर एग्जांपल हेलियोबैक्टर पाइलोरी. ये बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड करते हैं स्टमक लाइनिंग को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्सर्स होते हैं. बॉटुलिज्म है, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये बॉटुलिज्म कॉज करता है. ये बॉटुलिज्म डिजीज में क्या होता है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और उस टॉक्सिन्स की वजह से जो है बॉडी में टॉक्सिन जब एंटर हो जाते हैं तो डिजीज कॉज हो जाती है. सो दीज आर द बैक्टीरिया एंड देयर डिजीजेस विच अकर थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये आप लोगों ने याद रखनी है. कॉलरा, अल्सर्स, ये सारे GI ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं. फिर कुछ फीकल ऑरल डिजीजेस हैं. फॉर एग्जांपल these pathogens enter the GI tract at one end and exit at the other end. For example, जैसे हमने कोई बैक्टीरिया इंजेस्ट कर ली है अनफॉर्चुनेटली थ्रू फूड, तो कुछ बैक्टीरिया HCl से या एंजाइम से किल नहीं होते, वो डायरेक्टली पास ऑन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू फीसेस. Spread by contaminated hands and fingers or contaminated food and water. For instance, these bacteria, if they are excreted in the feces, तो feces again is a source of contamination. हाथों पे या फूड कंटेमिनेटेड है या वाटर कंटेमिनेटेड है और वो आप ले लेते हैं, पी लेते हैं, तो उससे भी डिजीज कॉज होती है. सो दिस इज एन अदर सोर्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन. कहाँ से? फीकल से, फीकल ऑरल रूट. For personal hygiene, for example, if you don't maintain a healthy lifestyle,
तो उससे भी काफ़ी डिजीजेस हो सकती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अब आपको पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन से लेके यूरिनरी, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, उसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और जो पीएच है वो होती है एसिडिक, और एसिडिक पीएच का बड़ा अगेन एडवांटेज है। क्यों? कुछ बैक्टीरिया एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं करते, दे आर किल्ड इन दिस एसिडिक पीएच। सो ये यूरिन की जो पीएच है वो भी एसिडिक है। इसी तरह वेजिनल सिक्रीशंस होती हैं वो भी एसिडिक होती हैं। और एसिडिक क्यों होती है ये आपने याद रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एंड बैक्टीरिया की जो फूड है वो उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया दे टेक part in fermentation, in which they break down the food in the absence of oxygen, and the byproduct are sometimes alcohol. और हमारे पास वो बैक्टीरिया है कौन से? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से जो उसकी एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाती है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते, लेकिन सिर्फ लैक्टोबैसिलस सर्वाइव करेंगे। ठीक है, हर एक बैक्टीरिया की जो पीएच रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। कुछ जो बैक्टीरिया है वो बेसिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो एसिडिक में, कुछ को नॉर्मल पीएच चाहिए होती है। सो दीज आर अगेन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, कि वो अपने पीएच को हाई कर लेता है होस्ट, या लो कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अब हमारे पास आ गए हैं जो कि एसिडिक पीएच को जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। उसमें है एक गोनोरिया डिजीज है, और ये जो ऑर्गेनिज्म इसकी कॉज करता है नाइसेरिया गोनेरी इसको कहते हैं। फिर एक हमारे पास साइफिलिस है, ये साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और जो माइक्रोब है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइफिलिस इज कॉल्ड टेक्नोमा प्लीडियम। फिर है एक डिजीज होती है क्लेमिडिया, क्लेमाइडिया। और फिर हमारे पास HIV, बड़ी आपने ये डिजीज पढ़ी होगी, वायरल डिजीज है, अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये कब होती है? जब हमारे पास ये वायरस, ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं एसिडिक पीएच को। फिर हमारे पास एक और जो डिजीज है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स 2, और ये डिजीज होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। HIV भी वायरल डिजीज है, हर्पीस सिम्प्लेक्स भी वायरल डिजीज है, बाकी सारी बैक्टीरियल डिजीजेस। फोर्थ में आ जाते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है होस्ट में? कंजक्टिवा। ये हमारे पास कंजक्टिवा का मतलब है आई लाइनिंग, ये जो आंख में आपको पता है अगेन म्यूकस प्रेजेंट होती है, वाटरी एनवायरनमेंट होती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो कभी भी आई को इन्वेड नहीं कर सकते और वहाँ ग्रो नहीं कर सकते। सो इसके अलावा नॉट ओनली कंजक्टिवा या आई में म्यूकस मेम्ब्रेन है, बट अगेन टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। टीयर्स कंटेन एन एंजाइम विच इज कॉल्ड लाइसोजाइम। लैक्रिमल सिक्रीशन, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी आई में, और लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम है टीयर प्रोड्यूस करना। और टीयर्स की केमिकल कंपोजिशन देखो तो उसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है? दिस ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। सो एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस विच विल ट्राई टू एंटर इनटू द आई विल बी डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोजाइम। ट्रैकोमा डिजीज होती है और ये क्लेमाइडिया से होती है। सो जो आई में म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन आई को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो स्टिल आई में इन्वेड कर सकते हैं, आई डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिसमें क्लेमाइडिया हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन सेकेंड बैरियर है होस्ट का स्किन। फर्स्ट आपने पढ़ा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है? जीआई ट्रैक्ट में होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, आई में होती है, और आपने पढ़ा कि उस म्यूकस का फंक्शन क्या है। सेकंड जो हमारे पास होस्ट डिफेंस है दैट इज स्किन, एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, एंड दिस स्किन कंटेन्स स्पेशियस ग्लैंड्स। स्पेशियस ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? दे कंटेन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है। स्पेशियस ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और ऑयल एक्चुअली
कंपोजिशन क्या है, फैटी एसिड्स के ऊपर कंपोज्ड होता है, ऑयल इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो स्किन है उसके ऊपर नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट होता है, रेजिडेंट फ्लोरा। ये वो फ्लोरा है, ये वो माइक्रोब्स हैं जो कि नॉर्मल पार्ट ऑफ स्किन है और ये स्किन में कोई डिजीज कॉज नहीं करते, इनफैक्ट इनका प्रोटेक्टिव रोल है। व्हेन अनब्रोकन स्किन, व्हेन स्किन इज अनब्रोकन, जो बैक्टीरिया है वो उसमें एंटर नहीं हो सकते, लेकिन जब भी स्किन कहीं से भी ब्रेक डाउन होती है, कहीं से भी उसके ऊपर उसका बैरियर इफेक्ट होता है, तो माइक्रोब्स इजीली जो है वो एंटर हो सकते हैं। Some microbes can gain entrance through opening in the skin and hair follicles, sweat glands. So skin जो है वो उसमें कुछ openings भी होती हैं, small pores होते हैं। वो pores कौन कौन से हैं? These are hair follicles and their sweat glands. So some bacteria are able to invade these pores और यहाँ से ये entry करते हैं host में। अब थर्ड आपने जो हमने पढ़ना है होस्ट डिफेंस, दैट इज पेरेंटरल। ये पेरेंटरल पेरेंट से नहीं निकला, ये पेरेंटरल एक लेयर होती है स्किन की, सेकंड या थर्ड लेयर को पेरेंटरल लेयर कहते हैं। सो माइक्रोब्स आर डिपॉजिटेड इनटू द टिश्यू बिलो द स्किन और म्यूकस। स्किन के नीचे या म्यूकस लेयर के नीचे जो लेयर होती है वो उसको हम कहते हैं पेरेंटरल। और अगर ये किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, फॉर एग्जांपल पंक्चर लग जाता है या इंजेक्शन आप लगाते हैं, बाइट्स जैसे डॉग बाइट्स हैं या मॉस्किटो बाइट्स हैं, स्क्रैचेस हैं, सर्जरी है, स्प्लिटिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्वेलिंग, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, पंक्चर्स, इंजेक्शन, इनकी वजह से जो हमारी पेरेंटल लेयर है वो डैमेज होती है। और जैसे ही पेरेंटल लेयर डैमेज होगी तो कई बैक्टीरिया जो हैं वो एंटर हो सकेंगे बॉडी में और डिजीज कॉज करेंगे। नंबर ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स, अब क्योंकि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया नॉर्मली भी प्रेजेंट हैं, लेकिन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एक सर्टेन लेवल है जिसके ऊपर वो डिजीज कॉज करते हैं, अगर उससे कम होंगे तो डिजीज कॉज नहीं होगी। उसको हम साइंटिफिक टर्म में लीथल डोज कहते हैं। लीथल डोज को एलडी कहते हैं। और एलडी 50 क्यों कहते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी कि 50 का मतलब क्या है। लीथल डोज ऑफ अ माइक्रोब टॉक्सिन that will kill 50% of experimentally inoculated test animal। इसको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जब भी हम कोई ड्रग डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लैब के अंदर सेल कल्चर करते हैं। वो सेल कल्चर ऑर्गन कल्चर भी हो सकता है, सेल कल्चर भी हो सकता है, उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। अब किसी टॉक्सिन को हमने टेस्ट करना है कि ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन कितना लीथल है, कितना डेंजरस है। उसके लिए हम लैब में वो टॉक्सिन लेंगे और किसी भी सेल लाइन के ऊपर या एनिमल में, फॉर एग्जांपल रैट्स को इंजेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि 50% डिजीज जो है उसने कॉज कर दिया। अगर आपने चार माउस को टॉक्सिन दिया है और उसमें से 2 माउस को डिजीज हो जाती है, मीन्स 50% डिजीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं लीथल डोज। उस अमाउंट को हम लीथल डोज कह रहे हैं, उस कंसंट्रेशन को हम लीथल डोज कह रहे हैं। कंसंट्रेशन किस चीज़ की? टॉक्सिन्स की, माइक्रोब्स के टॉक्सिन की। सो किसी भी माइक्रोब की लिथैलिटी चेक करनी है या वो कितना डेंजरस है, वो कितना विरुलेंट है, वी चेक इट्स lethal dose LD50, at which 50% of the experimentally animals get disease or they are killed by these toxin। फिर है ID50 भी होती है। ID50 का है मतलब infectious dose which is required to cause disease in 50% of inoculated test animals। और ID50 का मतलब ये है कि 50% को वो डिजीज कॉज कर दे, इन्फेक्शन, वो जो टॉक्सिन है। और LD50 का मतलब है कि वो किल करते बैक्टीरिया, माउस को या जो भी टेस्ट एनिमल है। सो LD50 और ID50 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। LD50 एंड ID50 आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ अ माइक्रोब। LD50 ज़्यादा होगी तो आपको क्या लगता है कि वो उसकी विरुलेंस ज़्यादा होगी या विरुलेंस कम होगी? ये आपने मुझे चैट में बताना है कि अगर किसी की LD50 हाई है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को किल करेगा या वो कम एनिमल्स को किल करेगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में ID50 दी है विब्रियो कॉलरा की।
10 रेज़ टू पावर 8 सेल्स, ये 10 रेज़ टू पावर 8 सेल्स को किल करता है। फिर ID50 हमारे पास एंथ्रैक्स की है और वो है जी 5000 स्पोर्स है, क्योंकि एंथ्रैक्स आपको पता है स्पोर्स के जरिए, स्पोर्स जब आप इनहेल करते हैं तो उससे डिजीज होती है। और एंथ्रैक्स की ID50 या इन्फेक्शियस डिजीज डोज आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास 5000 से 100,000 स्पोर्स, हमारे पास 10,000 स्पोर्स आ जाती है। इतने, यानी इसका मतलब है इतने आपको रिक्वायर्ड हैं, 5000 स्पोर्स रिक्वायर हैं ताकि डिजीज कॉज हो सके। 5000 से कम होंगे तो डिजीज कॉज नहीं होगी, 5000 से 10,000 तक स्पोर्स होंगे तो इनके दरमियान जितने भी स्पोर्स होंगे डिजीज उससे कॉज हो जाएगी। देन हाउ टू बैक्टीरिया पैथोजेंस पेनिट्रेट होस्ट डिफेंस। डिफेंस आपने पीछे पढ़ लिए कौन से थे, म्यूकस मेम्ब्रेन थी, स्किन थी, ये सारे होस्ट डिफेंस होते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स एंटर नहीं हो सकते बॉडी में। अगर एंटर हो भी जाते हैं तो जो हम होस्ट की बॉडी है वो उसको किल कर सकती है। लेकिन फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं दे आर एबल टू पेनिट्रेट द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। इनके अपने मैकेनिज्म्स हैं। पहला मैकेनिज्म है एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब है अटैचमेंट। ऑलमोस्ट ऑल पैथोजेंस हैव अ मींस टू अटैच टू होस्ट टिश्यू। और बैक्टीरिया की बात करें तो फ्लैजिला है, सीलिया है, दे दीज पार्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स आर एबल टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन और वो एडहेयर कर जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। बाइंडिंग साइट्स हैं, एडहेजन्स हैं, लाइगेंड्स हैं। ये बाइंडिंग साइट्स कौन सी है, कहाँ पे है, ये होस्ट के ऊपर है, एडहेजन्स एंड लाइगेंड्स हैं, इनके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया बाइंड करता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बैक्टीरिया है माइक्रोब, ये इसके ऊपर एडहेजन है जिसके जरिए अटैच होता है, ये लाइगेंड्स हैं, ये पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के। और ये हमारे पास होस्ट है, होस्ट सेल सरफेस है और ये होस्ट के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर्स के साथ ये बैक्टीरिया आके बाइंड करता है। जब बाइंड होगा उसके बाद ये एंटर हो जाएगा सेल में और डिजीज कॉज करेगा। हाउ बैक्टीरियल पैथोजेंस पेनिट्रेट होस्ट डिफेंस, ये सारे स्टेप्स हैं और ये हम सब पढ़ेंगे। एडहेरेंस है, कैप्सूल है, एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स में भी हमारे पास टाइप्स हैं A to F, जिसमें से हम थोड़े से पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइडिन्स हैं, हेमोलाइसिन्स हैं, कोगुलेज है, काइनेसिस है, हाइलोरोनेडेज है और पॉलीजिनेज है, नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स एबल द बैक्टीरिया टू पेनिट्रेट इनटू द होस्ट बॉडी। सबसे पहले एडहेजन्स पढ़ रहे थे। एडहेजन्स एंड लाइगेंड्स आर यूजुअली ऑन फिम्ब्री। ये फिम्ब्री होते हैं सीलिया, बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नजर भी आ रहे होंगे यहाँ पे, इस बैक्टीरिया में रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं। दीज आर द सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम फिम्ब्री कहते हैं। एंड दीज फिम्ब्री एबल्स द बैक्टीरिया टू अटैच टू द होस्ट मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होने में हेल्प करते हैं। और ये अब कौन सी बैक्टीरिया अपने फिम्ब्री यूज करता है या कौन सी बैक्टीरिया में फिम्ब्री प्रेजेंट है, नाइजेरिया गोनेरिया जो कि गोनोरिया डिजीज कॉज करता है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, इकोलाई की भी स्ट्रेन्स हैं जिनमें से एक इकोलाई की स्ट्रेन एंटेरोटॉक्सिजेनिक है जो कि फिम्ब्री के जरिए होस्ट में अटैच हो जाएगी और डिजीज कॉज करेगी। फिर है बॉडीटेला, बॉडीटेला भी डिजीज कॉज करता है। एंड हाउ बॉडीटेला इज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द होस्ट थ्रू फिम्ब्री, ये आपने याद रखना है। सेकेंड इज कैप्सूल। अगेन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ अ बैक्टीरिया and the function of the capsule is to prevent phagocytosis. So हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया इन्वेट करता है बॉडी को, जो वाइट ब्लड सेल्स है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये फॉरेन से इनको इनगल्फ कर देते हैं। इनगल्फ करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो फैगोसाइटोसिस से बच सकते हैं, कौन से, दोज बैक्टीरिया विच कंटेन कैप्सूल। Not every bacteria contain capsules. Some bacteria contains capsules which prevent the phagocytotic activity. And capsules help attachment. कहाँ पे है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया में है कैप्सूल, कैल्बिसिला निमोनिया में है कैप्सूल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि डिजीज कॉज करता है वायरस, इसमें है कैप्सूल, बैसिलस एंथ्रासिस जो कि एंथ्राक्स कॉज करता है उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, और स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस ये जो टूथ डिके में
जिनका काम होता है ये टूथ डिके में जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जी, जो कैप्सूल होते हैं ये आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, बिल्कुल आउटर लेयर। ये फिम्बरी की तरह नहीं होते, कैप्सूल एक लेयर है, पॉलीसैकेराइड्स की एक लेयर है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया में जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल्स हैं वहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है वो इजीली एंटर होते हैं होस्ट में और वहाँ डिजीज कॉज करते हैं। आपने याद रखने हैं हर बैक्टीरिया का मैकेनिज्म ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी, सम अटैच थ्रू फिम्बरी, सम अटैच थ्रू देयर कैप्सूल्स। जो फिम्बरी है उसकी एग्जांपल आपने पीछे पढ़ी है, हमारे पास नेसेरिया गोनेरिया है फिम्बरी की एग्जांपल, और कैप्सूल्स हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, बैसिलस एंथ्रासिस है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। These bacteria are able to enter into the host through their capsules and cause disease. And third mechanism is enzyme. और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो almost every bacteria secretes certain enzyme through which they can enter into the body. Many pathogens secrete enzymes that contribute to their pathogenicity. So कुछ बैक्टीरिया के पास फिम्बरी है, कुछ के पास कैप्सूल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल क्या हैं? वो केमिकल एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स की वजह से ये बैक्टीरिया या ये माइक्रोब्स एंटर हो सकते हैं बॉडी में और डिजीज कॉज कर सकते हैं। पहला हमारे पास एंजाइम है ल्यूकोसाइडिन्स, और ल्यूकोसाइडिन का फंक्शन क्या है? This enzyme attacks certain types of WBC's white blood cells, or they kill those bacteria which secrete leukocidins are able to kill the white blood cells, which prevents phagocytosis. तो क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ करना, लेकिन जब कोई बैक्टीरिया ये स्क्रीट करेगा ये वाला एंजाइम ल्यूकोसाइडिन्स, तो उससे डिजीज कॉज हो जाएगी और फैगोसाइटोसिस से बच जाएगा। रिलीज एंड रप्चर लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स क्या है? कंटेन पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which then cause more tissue damage. So लाइसोसोम्स हमारे होस्ट में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसाइम्स भी डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि लाइकोसाइडेज है, लाइकोसाइडेज लाइसोसोम को रप्चर कर देंगे एंड देयर दीज बैक्टीरिया आर देन एबल टू कॉज द डिजीज। अच्छा क्लास, हमारे पास